क्या आपका सच में एग्जाम है? सुना हो अभी 30 से 35 दिनों के अंदर एग्जाम है। क्योंकि आपका फेस पे दिख रहा है ना वो चीज। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप डरे हुए हो और आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है और अचानक से अभी आपको पढ़ना पड़ रहा है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। क्योंकि वहां पर जब आप नोट्स को खोलते हो तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का एक भंडार लगा हुआ है। अब कौन इंपॉर्टेंस है, कौन क्या है, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, याद करूं समझूं नहीं समझूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। अगर इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। क्योंकि मैं यहां पर 2024 में होने वाले फाइनल एग्जाम, सुनना, 2024 में होने वाले 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछने वाले। और मैं लगातार 15 दिनों से ये काम कर रहा हूं, 15 से 20 दिनों से ये काम कर रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं मैं उसको करा रहा हूं। हर एक दिन में मैं 20 मिनट का टाइम लेता हूं, सिर्फ 20 मिनट। अगर आपके पास 20 मिनट टाइम है तो इस चैनल पे रुक जाओ और देख कर जाओ। अगर 20 मिनट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज का जो हम चैप्टर लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। एक प्ले लिस्ट आप देख सकते हो मेरा, जब पूरा चैनल पे अंदर जाओगे तो वहां पर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। आप वहां पे जाकर देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको हम 20 मिनट के अंदर, 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से 2024 के फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। यार संभावना पे बात मत करो, क्योंकि मुझे पता है ना यही क्वेश्चंस पूछेंगे। क्योंकि वो क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूं कि बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो वही रिपीट क्वेश्चन, मतलब 2010 से 2023 तक के फाइनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सबको एक लिस्ट बनाकर लेकर आ गया हूं आपको देने। तो चलो क्लास स्टार्ट करें क्या? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? अम्ल और क्षार। हो सकता है एक नंबर का आपसे ये सवाल पूछ ले कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। डेफिनेशन सुनकर जाओ, आपको वहां पर लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। ध्यान से सुनना। अम्ल क्या है? जिसका स्वाद ना खट्टा होता है। अम्ल जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सुनाई दिया क्या? अम्ल जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा, जो नीले लिटमस पत्र को, जब हम एक अम्ल को लिटमस पेपर पर डालेंगे, लिटमस पत्र पर डालेंगे तो उसका जो कलर है ना, कलर चेंज होगा। यानी नीला लिटमस पत्र ना लाल हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या है डेफिनेशन? वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आप थोड़ा सा फील करो, आप जितने भी पदार्थ है जिसके स्वाद ना खट्टे होते हैं, अगर वो स्वाद उसका खट्टा है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर अम्ल है। अब वह कौन सा अम्ल है? एनसीईआरटी ने एक बॉक्स बना दिया है कि कौन सा अम्ल में, इमली में कौन सा अम्ल है, संतरा में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल है। उस सभी अम्लों का एक लिस्ट बनाकर आपको दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। तो हमने अम्ल का बात कर लिया, अब हम क्षार का बात कर लेते हैं। क्षार किसे कहा जाता है? मैंने कहा कि क्षार वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को, नीला से वो क्या बना था? लाल। अब लाल से क्या बनेगा? नीला। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, क्षार कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, क्षार कहलाता है। बात खत्म। ठीक है, अब वहां पर हम क्या करेंगे? उसका जो रासायनिक बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको हम देखने वाले हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखेंगे। तो इस प्रकार के हम अम्लों को अभी स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन सा अम्ल है, कौन कौन सा क्षार है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। बोल रहा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? अभी तुरंत बताया मैं आपको। अगला क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है नीला लिटमस पत्र किससे लाल होता है। अभी मैंने बताया ना किससे होता है? अम्ल से होता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वही तो अम्ल होता है ना। तो किससे होगा? अम्ल से होगा, लवण से होगा, क्षार से होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे हो जाएगा? अम्ल से। क्या आंसर देंगे इसका? अम्ल देंगे। अगला पार्ट इसका देखते हैं। अगला पार्ट में क्या है? बोल रहा है ना कि निम्न में कौन सा क्षार है। अब ध्यान से देखना, क्षार का और जो रासायनिक सूत्र है हम पहले देखेंगे। ये आपका एथेनॉइक अम्ल है।
समझ में आ रहा है क्या? यानी CHCOOH जो है ये एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ये पार्ट देखोगे तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये जबकि आपका लवण है, और ये आपका एक क्षार है, क्योंकि क्षार में क्या होता है, लास्ट में OH लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे, बोल रहा था कि एक क्षार का एग्जांपल दो, तो हमने क्या दिया उसका, Na और OH। मतलब चारों ऑप्शंस में से मुझे X ऑप्शन को चुनना था, हमने किसको चुना, इसको, क्योंकि ये बाकी ना सब, एक तो लवण है, बाकी दो ना आपका अम्ल है। अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये होता है, ये ना आपको याद करना है, ठीक है, कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होता है, तो होता है, ठीक है। उसके बाद ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बाकी ना अलग अलग यौगिकों का रासायनिक सूत्र है। यहां पर देख लो, यहां पर निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल के बारे में बात कर रहा है। कौन सा, देखो अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रबल अम्ल और दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब बहुत स्ट्रांग, अगर आपके फेस उस पे पड़ गया तो उसको एकदम जला देगा, और एक होता है आपका कौन सा, दुर्बल अम्ल होता है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं क्या, मैं नहीं बोला हूं, वहां पर वो बोल रहा है क्या, निम्न में कौन दुर्बल है, मतलब कमजोर अम्ल है, ये बताना है, मतलब वीक अम्ल है। तो वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भाई ये नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत, वो प्रबल अम्ल है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या CH3 और COOH, जिसको हमने अभी जस्ट आपको क्या बोला था, एथेनॉइक अम्ल। तो ये जो आपका अम्ल है ना, ये कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। बाकी ये जो तीन पार्ट है ना, ये आपका प्रबल अम्ल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, ये तो आपको याद ही होगा। और क्षार के जलीय विलयन में क्या होता है, OH- उत्पन्न होता है। तो यहां पर आप क्या देंगे, H+ आयन उत्पन्न होता है। क्लियर है क्या, H+ आयन, OH- आयन जो होता है वो क्षार में उत्पन्न होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि दही में, ध्यान से सुन रहे हो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, टार्ट्रिक अम्ल है, उसके बाद लैटिक अम्ल है, लैटिक अम्ल है, ये लैटिक अम्ल लिखा हूं मैं, थोड़ा सा छूट गया है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल है या साइट्रिक अम्ल है। ये चार ऑप्शंस आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा, शायद, हाँ दिख रहा है। तो ये कौन सा, दही में आप याद रखना, ये आपका इमली में पाया जाता है। ये जो अम्ल आपको दिखा रहा हूं, टार्ट्रिक अम्ल जो है, ये इमली में पाया जाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये दही में पाया जाता है। यानी लैटिक अम्ल क्या में पाया जाता है, दही में। फॉर्मिक अम्ल मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है, ठीक है। नींबू और संतरा में शायद ये मिल जाएगा आपको। तो पहले आप क्या करो, इतना नोट करो, इसका अगला पार्ट को करते हैं। मैं हट जा रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच का मान होता है, मतलब क्या होता है पीएच का मान अम्लीय विलयन का। सबसे पहले पीएच समझ लो, पीएच होता क्या है। तो पीएच जो है सब एक स्केल है जो ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, कौन सा पदार्थ लवण है। मतलब अम्ल और क्षार को अलग करता है एक स्केल है पीएच। तो हमें करना क्या है, हमें पहले ये समझो कि यहाँ पर जो इसका वैल्यू होता है, मतलब अगर यहाँ पर एक वैल्यू 7 है तो यहाँ पर ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू इस साइड आएगा ना, मतलब इस साइड आएगा का मतलब हो सकता है इसका वैल्यू 6, यहाँ पर आ जाए 5, यहाँ पर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इस टाइप का। और 7 से उधर एक वैल्यू जाए, उधर का मतलब क्या, इधर क्षार की तरफ जाए। तो याद रखना, अगर 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, आपका एनसीईआरटी में मतलब 0 से लेकर 14 तक दिया है। 7 अगर उसका वैल्यू होगा तो वो उदासीन कहलाएगा, मतलब वो लवण कहलाएगा। लेकिन 7 से इसका वैल्यू कम होता है, कम होता है का मतलब क्या, जैसे 6 होता है, 5 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है, तो अम्ल कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच का मान क्या होगा, 7 होगा। यार 7 तो मैंने कहा था ना कि 7 अगर होगा तो लवण होगा, ठीक है। 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, या 7 से अधिक होगा। भाई साहब 7 से कम होगा ना, क्या होगा,
7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वह क्या बनता जाएगा, अम्लीय। और जितना उसका वैल्यू नीचे गिरेगा, जितना नीचे गिरेगा, याद रखना उतना प्रबल अम्ल होता जाएगा, मतलब उतना स्ट्रांग एसिड बनेगा वो। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं कौन अधिक क्षारकीय है, कौन अधिक क्षारकीय है। देखो ये सब के सब ना क्षार वाला पार्ट लिखा है, लेकिन मैंने बोला कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो अधिक क्षारकीय होगा। तो किसका वैल्यू है, यहां पर देख लो, ये पीएच का मान 8 है, क्या ये भी क्षार है, हाँ जी ये भी क्षार है। क्या ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। ठीक है, ये भी क्षार है, ये क्षार है, हाँ ये भी क्षार है। लेकिन सवाल यहां पर क्या है, अधिक बोला ना, अधिक क्षार है, तो मतलब क्या, मतलब ये आपका देख लो पीएच का वैल्यू कितना है, 14 है। 14 मतलब क्या, सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है, सबसे ज्यादा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ना ये डी आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद देख लो यहां पर ना विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आपको करना क्या है, ध्यान से देख लो, सबका ऑप्शंस लिख दिया हूं, CaCO3, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है CaCl2O, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या बोल रहा है CaOCl2, और ऑप्शन नंबर डी CaCHO3, फिर एक ब्रैकेट, फिर 2 लिखा हुआ है। सुनो ध्यान से, आपको करना क्या है कि इस स्टार वाले क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन से इसका सही है, ये कमेंट्स करके आपको बताने हैं। मैं ये आप पर छोड़ रहा हूं, मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि वीडियो देख रहे हो सिर्फ, या आपको समझ में भी आ रहा है, या कुछ पढ़ाया था पहले वो याद भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब ना मैं आपसे चाहता हूं, कमेंट्स करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होता है। उदासीन विलयन का अभी बताया था ना जस्ट, कि अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच का मान कितना है, 7, और अगर उससे कम है तो अम्ल है, उससे ज्यादा है तो क्षार है। क्लियर, ठीक है, उससे कम है तो अम्ल, उससे ज्यादा है तो क्षार। 7 पर है, एग्जैक्ट 7 पर है, तो क्या है, उदासीन है। मतलब वो विलयन क्या है, उदासीन है। तो पीएच का मान क्या, उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा खाते हो ना, अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे भी लगता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। देखो याद कर लेना कि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बात खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, यार मैं क्या कर दिया ये, अब तो यहां से देखकर आंसर लिख लोगे, छोड़ो। देखो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ये होता है। ठीक है, ये भारी मिस्टेक हो गया हमसे, बट नो प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन देंगे आपको, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कितना हुआ है, नहीं हुआ है, या सिर्फ अभी से स्टार्ट कर रहे हो आप ना। तो इसका आंसर कर लो ना अभी, जब हो ही गया तो होने दो ना। कौन सा होगा, ये सी होगा ना, मैंने आप पे छोड़ा था लेकिन मैंने करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी उदासीन विलयन का पीएच का मान, फिर से हो गया ना ये सवाल, क्यों मैं 2 बार लिख कर लेकर आया हूं। ठीक है, किसी अच्छा 2 बार ये सवाल ना पूछा होगा, इसलिए मैं 2 बार लिख कर लेकर आया हूं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप 7 कर देना, इसका भी उदासीन विलयन का पीएच का जो मान होता है वो 7 होता है। मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगता है ना, बहुत सारा वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखे। देखो धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, यहां पर देखो मैं लिखा हूं NaCO3 और उसके बाद 10H2O, याद कर लेना क्या होता है, Na मतलब सोडियम है ये, और उसके बाद CO3 और 10H2O, ये आपका धोने के सोडा का, जो सोडा होता है ना जिससे आप कपड़ा उपड़ा धोते हो, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है। क्लियर है क्या, चलो अगर यहां तक आपका क्लियर है तो आप इसे नोट कर लो, और नोट करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर नोट कर लो। मैं कहूंगा नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नोट करो, मैं हट जाता हूं। क्वेश्चंस को देखते हैं, यहां पर क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। ध्यान से देखना, और सबसे पहले अम्लीय वर्षा कब होता है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। और जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें H+ आयन मौजूद हो जाता है, जबकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं होता है। इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करता है जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन को देखो, रासायनिक सूत्र लिखे। रासायनिक सूत्र को लिखना है। क्या आप यहां पर देख पा रहे हो क्या? साधारण नमक का क्या होता है? तो साधारण नमक का NaCl होता है। आप आराम से NaCl लिख सकते हो। उसके बाद यहां पर बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना को क्या कह सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद अगला, उसके बाद विरंजक चूर्ण का बोल रहे हैं तो CaO और Cl2 होता है। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है ना कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग को लिखिए। विरंजक चूर्ण का हमें 2 उपयोग को बताना है। तो अगर हम विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग बोले तो इसका उपयोग क्या कहां कहां करते हैं? रासायनिक उद्योगों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। इसका दूसरा जो है, अगर जब आपका पीने का पानी, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में ना कुआं होता है, मतलब वो कुआं से पानी लेकर ना घर में लेकर आते हैं और वो पानी खराब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर उस पानी में बहुत ज़्यादा कीड़े उड़े लग गए तो उसको मारने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। याद हुआ क्या? तो इसके 2 उपयोग उन्होंने कहा था, हमने 2 उपयोग को लिखकर लेकर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अम्ल एवं क्षार के बीच के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोल रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यह सवाल बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो क्या? तो इसका जवाब क्या होगा? देखो, जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। सुनाई दिया क्या? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, अर्थात यह एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गया क्या? आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, यहां से फिर देख लेते हैं। उसके बाद अगला पार्ट इसका क्या है? अगला पार्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग अपने को लिखना है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग अपने को बताना है। बेकिंग सोडा का 2 उपयोग क्या होगा? तो ध्यान से देखो, बेकिंग सोडा का एक तो इस्तेमाल हम लोग रसोइयों में करते हैं, जो घर में खाना वाना बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे सामान बनाते हो ना जो काफ़ी टाइट बनता है, उसको डालने के बाद ना वो काफ़ी मुलायम हो जाता है और वो काफ़ी फूलने भी लगता है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग समझ आना कि क्या क्या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप लोग रसोई में कहाँ कहाँ करते हो। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में एक तो इस्तेमाल किया जाता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो आपका रसोई घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग को बताएं। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग को बताना है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? सबसे पहले एक डॉक्टर लोग क्या करता है, अगर किसी का हड्डी टूट जाए तो हड्डी टूट जाए जो प्लास्टर करते हैं ना, वो जो प्लास्टर किया जाता है ना, वो प्लास्टर में जो लेप ऊपर से लगाकर बैंडेज पट्टी ये सब बांधी जाती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो एक तो हुआ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, पहला पार्ट। दूसरा, आप इसका इस्तेमाल और कहां करते हो? तो जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके मूर्तियों को बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गया क्या? अगर आपका क्लियर हो गया तो आप क्या करो, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लो। करते हैं इसका अगला पार्ट, हमें लगता है कि लास्ट पार्ट होगा। यहां पर बोल रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब होता है मिलाते समय। मिलाते समय आप पता नहीं किस में मिला रहा है, हो सकता है जल में मिला रहा हो। तो क्या? हाँ, जल में मिलाते समय। यह क्यों हमें फाइनल कर लेना चाहिए कि हम अम्ल को क्या करेंगे? जल में मिलाएंगे, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? देखो, अम्ल क्या है? बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। अगर आप अम्ल में क्या करो, उठा के पानी डाल दो, क्या होगा? अचानक से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन से वो क्या हो सकता है, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या मिला रहे हो वह क्या हो सकता है? फट भी सकता है ना। जिस पात्र में आप ये कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वह पात्र फट सकता है, वह बर्तन फट सकता है, जिससे आपको कोई ये दुर्घटना हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है? दुर्घटना। इसका एक खूबसूरत सा जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट का एक क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। क्या है सवाल? एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा को मिलाता है। क्लियर? बेकिंग सोडा को मिला रहा है, तो बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है। क्षारीय का मतलब अगर ध्यान से देखो,
ये क्या है आपको पता है ना, 7 है तो उदासीन है। और अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है का मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो क्या होगा क्षारकीय। और अगर इधर 7 से इधर जाएगा तो इसका तो पहले से स्टार्टिंग का वैल्यू नेचुरल कितना था, 6 था। आपने उसमें क्या किया, बेकिंग सोडा मिलाया, तो बेकिंग सोडा मिलाया तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा ना। तो अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो 7 से ज्यादा जाएगा, ठीक है, चला गया। तो क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, सवाल यहां पर बोल रहा है ऐसा क्यों हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बेकिंग सोडा है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। और जब एक ताजे दूध में आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा को मिलाते हो, सवाल मिलाते क्यों है। जो ग्वाला लोग होते हैं जो दूध को बेचते हैं उनके पास ना दूध की मात्रा कम होता है, उसमें क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा मिलाकर पानी डाल देते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं, और आपको लगेगा कि हम दूध पी रहे हैं, जबकि वो है क्या, बेकिंग सोडा। तो अगर वो बेकिंग सोडा है तो ऐसे में क्या होगा, जब उस दूध से आप जब ये बनाओगे, क्या बोलते हैं उसको, दही बनाओगे, तो दही बनने में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका पीएच के मान को बढ़ा दिया ना। और अगर दही बनना है तो पीएच का मान को क्या होना होगा, घटना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड में शेयर करना और एक लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा। मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।